अवधि में 1935 के आसपास भारतीय विद्वान हरप्रसाद शास्त्री ने, फिर जो है सत्येंद्र चिकेता, इन लोगों ने जो है लिपियों के संकलन, जो पांडुलिपियों के संकलन का काम किया। लेकिन ध्यान रहे कि ये पांडुलिपियां मात्र स्पिल्टर पांडुलिपि और जो है बोवर पांडुलिपि, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो है बोवर को ये मानते हैं कि जो है 5वीं शताब्दी गुप्तन ब्राह्मी में लिखा हुआ है, वही एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि जो है ब्राह्मी लिपि में है। कुटिल लिपि के 1-2 मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिल जाते हैं, अन्यथा शारदा स्क्रिप्ट के ही अधिकांश जो है पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। ब्राह्मी लिपि की 1-2 पांडुलिपि के अलावा कोई पांडुलिपि गुप्तन ब्राह्मी हो या एक तरह से जो है हर्षकालीन ब्राह्मी हो, ये जो है पांडुलिपियां हमें नहीं मिलती। जो मिलती हैं वो अपवाद स्वरूप हैं, और जो है इसके बाद जो मिलती हैं वह शारदा स्क्रिप्ट की, और तदनंतर तो मूड़ी, गुजराती, तमिल, ग्रंथ लिपि, इन सब में तो जो है बहुत अधिक जो है पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये मिलती क्यों नहीं? अगर लेट 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास के, 4th सेंचुरी बीसी की और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिल रहे हैं, तो जो है पांडुलिपियां क्यों नहीं मिलती? मूल कारण जैसा कि हमने बताया कि ये जो है कोमल पदार्थ पर होते हैं, चर्म पत्र पर, ताड़ पत्र पर, भुर्ज पत्र पर। हमने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है अगरू पर, सांची पत्र पर और जो है पत्र पर जो है उत्कीर्ण होती हैं। तो समय के साथ ये सड़ गल जाती हैं, क्योंकि भारत की ऐसी जलवायु है कि इनके जो है सड़ जाने का जो है काफ़ी संभावना होती है, और इसीलिए जो है इनमें ये हमें नहीं उपलब्ध है। जो हुई हैं, जैसा कि बताया कि बाबर पांडुलिपि कैसे जो है मिल गई, उसके मिलने का कारण है कि कूचा क्षेत्र में जो है, जहाँ की जलवायु जो है कश्मीर की जलवायु भी भारत की भिन्न क्षेत्रों से अलग है, तो यहाँ पर पांडुलिपियाँ शारदा और इसलिए मिल जाती हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों से उसकी जलवायु अलग है, इसलिए वहाँ मिल पाएंगे। और फिर बाद की पांडुलिपियाँ जो 400, 500, 700 वर्ष, 800 वर्ष पहले की पांडुलिपियाँ हैं, वो बहुतायत में इसलिए मिल जाती हैं कि वो किसी तरह से सड़ने गड़ने से जो है बच पाएं। लेकिन इन पांडुलिपियों का भारत में जो है महत्वपूर्ण भंडार है। जैसा कि प्रोफेसर सुमन जैन ने कहा, मिलियंस में पांडुलिपियां जो है सुरक्षित हैं, और इसका भारत सरकार पर जो है भारत सरकार का भी ध्यान गया, जो कि पांडुलिपियां संरक्षित थी। लेकिन 2003 में जो है नमामि जो है मॉन्यूमेंट मिशन, जो पांडुलिपि मिशन की स्थापना भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने की, और उसके बाद तो जो है पांडुलिपियों का घरों घरों में जाकर के लोगों ने संकलन का जो कार्य प्रारंभ किया, उससे जो है अनेक पांडुलिपियां जो है और अधिक, एक तरह से करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां मिल गई, और वो हमारे अध्ययन की एक महत्वपूर्ण जो है उपयोगिता के साधन है, जिससे हम अपने सांस्कृतिक परिवेश को पहचान सकते हैं। लेकिन पांडुलिपियां का अध्ययन बाद में प्रारंभ हुआ, लिखी तो जाती ही थी। हमारे पुराणों में जो है पांडुलिपियां कैसे तैयार होती हैं, उस पांडुलिपियों को लिखने के लिए कौन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पांडुलिपियां जो है के मुँह से कहलवाया गया कि हमें किस किस को न दें, किस किस से हमारी रक्षा करें, ये जो है व्यापक जो है दिशा निर्देश हैं पांडुलिपियों के लेखन के बारे में। और ऐसी स्थिति में शारदा लिपि और इनसे जो बाद की पांडुलिपियां मिलती हैं, हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साधन है, और उनका हमें उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस रूप में हम देखते हैं कि भारत में लेखन कला का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। आज जहां हम हैं वहां पर यह कहना कि ब्राह्मी लिपि जो है विदेशी लिपि से उत्पन्न हुई, यह बिल्कुल जो है निरर्थक सिद्ध हो गया है। अब ये माना जाने लगा है कि सैंधव लिपि से ही ब्राह्मी लिपि क्रमिक विकसित हुई। यह बात अलग है कि उसके लिए और अधिक अध्ययन की अपेक्षा है। दूसरा यह कि जो है वैदिक साहित्य और जो है हड़प्पन जो है पुरावशेष दोनों एक हैं, और जो वैदिक साहित्य में भावबोध है वही हड़प्पी या जिसे सारस्वत जो है संस्कृत कहते हैं, उसके पुरावशेषों में अभिव्यक्त होता है। और जो है वैदिक संस्कृति और हड़प्पी सभ्यता दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। आर्यों का बाहर से आगमन की स्थिति जो है आजकल निराधार सिद्ध हो गई है, और इन्हीं सब के प्रकाश में हमें आज आवश्यकता है कि लिपि और पांडुलिपि के अध्ययन में हम अधिक दत्तचित्त हों,
और जहाँ तक जो है शुक्ल जी महोदय ने जो है कहा, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल महोदय ने, कि ये अध्ययन का भी अर्थकरी भी हो सकता है, क्योंकि जो है लिपि की विद्या आजकल जो है भारतीय संदर्भ में अगर लिपि शास्त्रवेत्ता के रूप में हम देखें, देवनागरी लिपि के तो अनेक लोग हैं, लेकिन शारदा के भी जो है बहुत कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी हैं, क्योंकि वो पांडुलिपियों के अध्ययन में जो है उनकी रुचि है और पांडुलिपियां मिलती हैं तो उसके लिए अनेक लोग पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्तन ब्राह्मी के इसलिए नहीं है कि उनको केवल अभिलेखी पढ़ना और किसी जो है यूनिवर्सिटी में जाकर के जो है अध्यापक बनना है, तो वो अब ज्यादा प्रयोजन नहीं है, तो उसमें लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। लेकिन पांडुलिपि के अध्ययन की तो अत्यंत सार्थकता है, इसलिए कि आज भी वो अर्थकरी विद्या सिद्ध हो सकती है, और पांडुलिपियां जो है करोड़ों की मात्रा में सर्वत्र सुरक्षित है। आपका सरस्वती भवन संस्कृत विश्वविद्यालय, फिर इसके बाद जो है प्राच्य विद्या निकेतन जो है उज्जैन, इन सब में जो है, और सिंधिया ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में कई ऐसी संस्थाएं हैं, जयपुर में कई ऐसी जो है संस्थाएं हैं जिन पर अनेकों जो है पांडुलिपियां संरक्षित हैं। वो बात जो रही हैं आप जैसे नवीन जो है उत्साही अध्येताओं की, कि वो आएँ और उनका अनावरण करें और इतिहास में जो है उनका नाम दर्ज करें, जो उनमें जो है अकूत सांस्कृतिक जो है परिवेश भरा हुआ है, उनका अनावरण हो सके, और भारत के लोग उससे परिचित हो सकें। तो ये आपके कंधों पर एक महत्वपूर्ण दायित्व है, और मैं समझता हूँ कि इस दायित्व के निर्वाह के लिए इस कठिन विद्या में अपने को आप लगा करके न केवल अपना भला करेंगे, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य का भला करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया, और आप लोगों ने जो है धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने बीच वक्तव्य के माध्यम से भारत लिपि और उसके लेखन का पांडुलिपि और उसके लेखन की पूरी परंपरा को उपस्थित कर दिया। अब ये करीब इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता बड़े ही आदर के साथ आदरणीय भारती भारती भी सजोषा इडा देवै मनुष्ये भिरग्नि सरस्वती सारस्वते भिरर्वा तिस्रो देवी बर्हिरे दंसः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे परम सम्मान्य भारतीय इतिहास, संस्कृत, अभिलेख शास्त्र, मुद्रा विज्ञान के मर्मज्ञ आचार्य दुबे जी, इस महनीय कार्यशाला के प्रवर्तक, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक, अनेक भारतीय विद्याओं में जिनकी अगाध रुचि है,
तथा साहित्य शास्त्र के विद्वान के रूप में इनकी शास्त्र में प्रतिष्ठा है, जैसे आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार जी। मेरे प्रत्यक्ष सामने गुरु रूप में विराजमान प्रोफेसर झा जी और एक अद्भुत कार्यशाला का प्रवर्तन जिस रूप में हो रहा है, कदाचित सभी कार्यशालाएं इसी रूप में प्रवर्तित हों, ऐसा हम लोगों का सौभाग्य हो। उसके लिए निश्चित रूप से इस कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय, भारत अध्ययन केंद्र के हमारे मित्र डॉक्टर अमित पांडे जी तथा अन्य लोग, हम लोगों की तरफ से अभिनंदन के प्राप्त। कार्यशाला का यह स्वरूप कि प्रारंभ से ही, प्रथम उद्बोधन से ही कार्यशाला प्रारंभ हो गई। मैंने अपने अभी तक के इस सारस्वत साधना के क्रम में बहुत सी कार्यशालाएं की, प्रतिभागिता भी की, लेकिन एक इतना बौद्धिक चिंतन प्रारंभ से किसी कार्यशाला में नहीं हुआ। कार्यशाला को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले गए हमारे परम सम्माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, प्रथम बिंदु पर ले गए। उस बिंदु का सार यह था कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर कहाँ है? जो परम आकाश में है, सर्वत्र व्याप्त है, वह अक्षर जिससे सब कुछ निःसृत हुआ, उसी से शास्त्र की। उन्होंने बिंदु की चर्चा की, बिंदु से स्फोट की चर्चा की। यही एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, बिंदु से ही ज्ञान का प्रस्फुटन, जिसे पाश्चात्य जगत में सिफर के रूप में लिया गया, और वह सिफर जो है, वह जो बिंदु है, कालांतर में लिपियों के विकास का कारण बना। आचार्य द्विवेदी जी ने इसके स्वरूप की ओर इशारा किया, इसके महत्व की ओर इशारा किया, और इस महत्व का जो बंधन है, जो यह महत्व जो जुड़ा हुआ है, उसके मूल में है लिपि और अभिलेख शास्त्र। इसकी पूरी भूमिका जो है आप लोगों को अनायास ही सुनने को मिली। भारतीय विद्या का यही एक क्षेत्र है जिसके विकसित हो जाने पर भारत को भारत जानने लगे। भारत की ख्याति दूसरे रूप में थी, एक साधक के रूप में, स्वाध्याय की भूमि के रूप में। इस रूप में बहुत वर्षों तक नहीं थी। हमारे लोग काम कर रहे थे, कोई नई विधा नहीं थी। काशी इसमें सबसे अग्रगण्य था, लेकिन जैसे ही यह विधा प्रारंभ हुई, वैसे ही सारा विश्व जो है भारत की ओर देखने लगा। 17वीं शताब्दी के बाद से कैसे भारत पांडुलिपियों के माध्यम से विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं, कुछ चाहिए तो हमारी ओर आओ, क्योंकि बिना हमारी ओर आए विश्व सभ्यता
वो आप नहीं जान सकते, विश्व सभ्यता के तत्व को नहीं जान सकते। और उसमें जो आधुनिक समय में मैं 17वीं शताब्दी के बाद की बात कर रहा हूं, यद्यपि हमारे जो मध्यकालीन टीकाकार हैं, जितने भी टीकाकार हैं, वह पांडुलिपियों के महत्व से, लिपि के महत्व से पूरी तरह मर्मज्ञ थे, जानते थे। किसी शास्त्र विशेष में अगर प्रयोग करने के लिए उपस्थित होते थे तो पूरे भारत को टटोलते थे, और उसमें कुछ ने तो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन विस्तार से बता दिया कि नहीं, अगर किसी शास्त्र में आपको प्रवृत्त होना है तो संपूर्ण भारत को देखो, उसकी परंपरा को देखो, शास्त्र परंपरा की देखो। जो हमारे सैन्य कमेंटेटर हैं महाभारत के, नीलकंठ एक संकल्प के रूप में बताते हैं कि हम जो टीका करने जा रहे हैं भारत भावदीप, इसको ऐसे ही मत समझिए। और एक तरह से सर्टिफाई करते हैं, बहून समाहृत्य विभिन्न देश्यान। मैं यह टीका कोई ऐसे नहीं कर रहा हूं, एक एक देश में जो इसकी परंपरा है महाभारत की, और जो कुछ मिला है सब मैंने इकट्ठा किया एक एक देश से, और एक नया नाम दे देते हैं पांडुलिपियों का, कोशान विनिश्चित्य च पाठमत। कितना अद्भुत व्यक्ति है, कितने बड़े साधक हैं कि अग्र शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पांडुलिपि के क्षेत्र में कार्य करने का जो सबसे बड़ा बिंदु है और लक्ष्य है, वो यह शब्द है कि प्राचीनतम पाठ की खोज करिए, प्राचीनतम जो उपलब्धि है उसको प्राप्त करिए। हमारी परंपरा केवल अग्र की है, सबसे आदि तत्व को देखने की है, चाहे वो वैदिक परंपरा हो और चाहे पांडुलिपि शास्त्र। कोशान, और एक नया नाम कोश देते हैं पांडुलिपियों का, कोशान विनिश्चित्य पाठमत। और ऐसे नहीं करते, कहते हैं कि जो मैं कुछ कर रहा हूं वो करने मैंने किया है, इसको केवल मेरी उपलब्धि मत मानिए। प्राचाम गुरुराम वाचमनसी, अपने पूर्ववर्ती सारे आचार्यों की परंपरा को मैंने इसमें पिरो दिया है, और तब मेरी यह हिम्मत हुई है, मेरा यह साहस हुआ है कि मैंने ये भारत भावदीप आरभ्यते भारत भावदीप, ये हमारे ये मध्यकालीन के मध्यकाल के टीकाकार, सारे के सारे टीकाकार, हमारे जो वैदिक टीकाकार हैं, तैत्रीय संहिता के भाष्य में जब भट्ट भास्कर मिश्र करते हैं तो एक एक पाठ परंपरा को लेते हैं। जब 15वीं शताब्दी में सायणाचार्य जब टीका करने बैठते हैं, तैत्रीय आरण्यक की टीका करने बैठते हैं, तो देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग ढंग से पाठ हुआ है। कोई 64 अध्यायों को मानता है, कोई 80 अध्याय को मानता है, कोई और कम को मानता है। वह जो है 64 अध्याय वाले पाठ को जो है वो स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते समय इतने विनय के साथ स्वीकार करते हैं कि उनका विनय देख करके लगता है कि विद्या के क्षेत्र में अगर कोई विद्वान कार्य कर रहा है तो पहले उसको विनय होना चाहिए। कहते मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि ये तैत्रीय आरण्यक इतना ही है, लेकिन महताम दोषोद्घाटनम आत्मन एव दोषाय कल्पते। अगर हमें अपने विद्वानों का कुछ कहें, दोष निकाल रहे हैं तो ये अपना ही दोष निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक महामनस्वी इस काशी में भी थे, दूसरा नहीं हुआ, जिनको इतना प्रेम हुआ कि व्यक्तिगत संग्रह के रूप में वो पहले व्यक्ति हुए, वो भी 17वीं शताब्दी में ही थे, 1621 में इसी काशी में रहते थे, सन्यासी थे, कवींद्राचार्य। वह कवींद्राचार्य जब शाहजहां के दरबार में गए, तो शाहजहां ने उनसे कहा कि महाराज, आप 17वीं शताब्दी में जन्मे हैं, 16वीं शताब्दी में जन्मे हैं, 17वीं शताब्दी में जन्मे हैं, 16वीं 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 शताब्दी में
और अपने तरह से सोशल जस्टिस पर बात करने लगे, सामाजिक न्याय पर बात करने लगे, क्योंकि जजिया कर उस समय लगता था। इतना बड़ा विद्वान, तो शाहजहां को जजिया कर से हम सबको मुक्त करना। तो ये परंपरा चलती रही, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में हम पांडुलिपि शास्त्र पर अध्ययन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कदाचित इतने बड़े विद्वानों का समूह जो है, ये तो कोई पूर्व जन्म के गुरुओं की कृपा से देखने को मिलता है। एक भी छात्र जो है व्यतीत नहीं हो रहा है इतनी देर से। मैं जब एमए में था तो 165 हम लोग सहपाठी हुआ करते थे, तब देखा। एक बार जयपुर में केंद्रीय विद्यापीठ में इतने शोधार्थी थे, आपसे थोड़े कम थे, और आज पांडुलिपि शास्त्र पर चर्चा के लिए, सुनने के लिए वर्कशॉप में, जबकि मैं वर्कशॉप करता था तो हमारी आचार्य कहती थी नहीं, मैक्सिमम 25। तो मैं कहता था कुछ मुझे भी शक्ति दे दीजिए, कोई आ जाए तो। उनका ठीक है, 2-3 और रख लिया करो। वो जो 2-3 में थे उसमें से एक आजकल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का डायरेक्टर। इतना कठिन विज्ञान, और भारत अपनी इस विधा से मध्यकाल के बाद शिथिल होता चला है। उसका परिणाम यह हुआ कि जो सिकंदर हारा, लेकिन जाते समय सारी पांडुलिपियों को लेकर चला गया जितना ले जा सकता था। तिब्बत जो जनजातीय समाज का समूह था, 7वीं शताब्दी में वहां का जो राजा, जो वस्तुतः भारतीय मूल का था, उसने लिपि सीखी, भेजा अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्री को भेजा, संभोट को, खूनी संभोट को, जाओ लिपि सीखो कश्मीर में, फिर तुम्हें भारत जाना है। और वह भारत आता है 7वीं शताब्दी में, और अगले 300 वर्ष में सब विश्व का एक प्रबल मजबूत बौद्धिक राष्ट्र के रूप में तिब्बत प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि सारी भारत की बौद्धिक संपदा अगले 300 वर्षों में 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी तक में तिब्बत पहुंच जाती है। 10वीं शताब्दी में मंगोल का इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो भारत पर प्रतिष्ठित हो जाता है, जब पद्मसंभव वहां पहुंचते। लेकिन हमारी यह पूरी की पूरी परंपरा, हम खुद ही पीछे आते गए, और हमारा जो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां रही हों, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। एक व्यक्ति आया 1739 में, ये यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे थे, जो भी उनमें जितनी भी मिशनरीज, किसी का ध्यान नहीं गया। वो फ्रांस का आदमी, उसने कुछ नहीं चुना, यहाँ से 79 मैन्युस्क्रिप्ट्स को अद्भुत का अद्भुत संग्रह छाटा उसने। आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट ली उसने, आर्किटेक्चर की मैन्युस्क्रिप्ट ली उसने, आइकनोग्राफी के लिए, और फ्रांस को भेज दिया। वस्तुतः उसका यह छोटा सा कदम भारत के बौद्धिक इतिहास को बदल देता है, क्योंकि सारे के सारे जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो सर्वे हो रहे थे बाद के वर्षों में, उसने तो चिंतन ही बदल दिया, और एक क्रम उपस्थित हुआ, वह भारतीय पांडुलिपियों पर विशेष रूप से कार्य करने का। तो कार्य हो कैसे? अच्छा, ये कार्य हुआ क्यों नहीं? एक समस्या ये आई, क्या हमारे सामने इतना बड़ा चिंतन, तो क्या हम लिपि नहीं बना सकते थे? लिपि नहीं बना सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा अवरोध था हमारी परंपरा। हम अपनी परंपरा में, इस परंपरा के प्रति प्रायश्चित्त का विधान भी उस रूप में नहीं था, क्योंकि हमारे वेदांग ने पहले ही निर्देश दे दिया कि नहीं, किसी भी ऐसी परंपरा का अनुसरण नहीं करना, और सीधे सीधे उद्घोष कर दिया, गीति शीघ्री सिरह कंपी, तथा लिखित पाठ का
अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सडेते पाठका धमा। ये स्मृतिकारों ने अपने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, पाणिनीय शिक्षा का वचन है, ऋग्वेद की शिक्षा है कि नहीं, लिखित पाठक नहीं बनना है। तो ओरल ट्रेडिशन से हम डिविएट नहीं हो रहे थे। सबसे बड़ी बाधा ये थी। और भी कह रहे थे कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्य काले समुत्पन्नेन सा विद्या न तत् धनम। तो ये हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई थी, वह हमारी कठिनाई क्या थी कि हम डिविएट नहीं करना चाहते। और बड़े अच्छे अच्छे हमारे मंत्र भी कहते हैं कि क्यों करना, यदेषा मन्यो अन्यस्य वाचम सार्थस्य वदति शिक्षमाणः। गोस्वामी जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। इतना सुंदर ट्रांसलेशन वेद का कोई आज तक कर पाएगा कि नहीं, पर दादुर धुनि चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ें जन बटु समुदाय। हम तो ओरल ट्रेडिशन एक सुनकर इस परंपरा ने प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सहपाठी को गुरु के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की। क्योंकि एक को सुनते किससे, गुरु से सुनते। कि गुरु शिष्य परंपरा के बंधन ने हमें हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो है ऐसा वह उपस्थित कर दिया कि हम लेखन की ओर प्रवृत्त नहीं हुए। कंठगत विद्या हमारी जो है वो आराध्य विद्या है। लेकिन इसमें डिविएशन होना था। डिविएशन तो बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि डिविएशन हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कर दिया था। उन्हीं की परंपरा में एक और भगवान आए, उन्होंने कहा पहले सोच लो क्या है और क्या आगे बचेगा। तो भगवान भाष्यकार पतंजलि जो है पस्पशांडिक में निर्देश दे देते हैं। क्या दे देते हैं वहां? सारे का सारा आउटपुट जो अभी तक का है आपके पास, आपको बता दे। सत्वदीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदा सांगाः सरहस्याः बहुधा विभिन्ना। ये जो आउटलाइन देते हैं कि एक शतमध्वर्युशाखा सहस्रवर्तमा सामवेदः एकविंशतिधा बाहुरित्यम नवधा अथर्वणो वेदः इत्यादि जो दे देते हैं, उसका आउटपुट क्या रहा कि ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और इसमें जो है हमारा जो सामाजिक परिवेश आया, उसमें आप देखेंगे पूरी की पूरी इंस्क्रिप्शन परंपरा में शास्त्र की परंपरा इसके बाद शुरू होती है। सारे इंस्क्रिप्शन अशोकन एडिक्ट से लेकर के इतने हैं, सब में केवल आज्ञा है, राजाज्ञा है या राजोपलब्धि है, शास्त्र नहीं है। लेकिन जब भगवान भाष्यकार ये डिविएशन की ओर इशारा करते हैं तो आगे के वर्षों में गंभीर छंदों में इंस्क्रिप्शन मिलने लगते हैं। मेरौली का चंद्र अभिलेख अद्भुत उदाहरण शास्त्र का। 11वीं शताब्दी में आकर महाराज भोज पूरा का पूरा शतक जो है उत्कीर्ण करा देते हैं भोजशाला में। तो ये जो परंपरा हमारी प्रारंभ होती है, उसमें अभी भी भारत के विषय में किसी का ध्यान नहीं गया। होल्स ने एक कार्य यह किया कि उन्होंने वहां पांडुलिपियां भेजी, और दूसरी ओर क्या हुआ कि जो वायसराय हाउस में जो अधिकारी थे, उसमें से एक ने क्या किया कि श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया। तो ये अनुवाद किससे हो रहे थे? पांडुलिपियों से ही हो रहे थे। और उसके माध्यम से यह समझ में आया कि अब हम लोग जो हैं इनके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक भारत को नहीं समझ सकते। और उसका परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं आ रहा था। कैसे भारत बताइए, आप देखो कि भारत की प्रतिष्ठा कैसे बदलती है। उसी समय सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल में पूरा यह एक उपक्रम चल रहा था कि भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, वस्तुतः उसका जो सीधा और अंतर संबंध है वह इंडो यूरोपियन इंडो जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली से है। हम इसको यह कह सकते हैं कि भारतीय शब्दों की व्याख्या
तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम इंडो जर्मेनिक और इंडो यूरोपियन परिवार के द्वारा ज्यादा कर सकते हैं, अर्थात यह जो परंपरा है यहीं से कहीं उधर की ओर गई होगी। और उसमें एक विद्वान थे प्रोफेसर ब्यूनफे, उनके शिष्यों की एक पूरी टोली बनाई जिसमें रूडोल्फ रॉट, ऑटो बॉटलिंग, मैकडॉनल्ड, मैक्स म्यूलर इत्यादि पूरी परंपरा वही उन्हीं की परंपरा थी। लेकिन इन विद्वानों का क्या कहें कि इन्होंने पूरी भारतीय परंपरा को भारत के ढंग से समझने की कोशिश की। और जब 1740 से ही शुरू किया और 75 सूक्तों की ऋग्वेद की जब एक पांडुलिपि मिली और उसको जब जर्नल ने पहली बार रूडोल्फ रॉट ने प्रकाशित किया तो संपूर्ण यूरोप में भारतीय ज्ञान की दृष्टि खुल गई कि इसको हम किस रूप में देखें। अभी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना नहीं हुई थी, चार्ल्स फिलिपिन्स भी काम कर रहे थे, जो है ये सारे लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उस रूप में जो है नहीं हो रहा था, क्योंकि हम इन लोगों ने भारत को बड़े अलग अलग ढंग से देखा। एक तो यह देखा कि भारत की एक जीवन भूमि है। जीवन भूमि भारत की क्या है कि हमारी मौखिक परंपरा है जो हम कितने हजार वर्ष पुरानी है वह हमें भी नहीं मालूम। हाँ, तो दूसरे कह देते हैं कि 3000 है तो हम 3000 मान लेते हैं, 5000 कहते हैं तो 5000 मान लेते हैं, कुछ हमारे लोग कहते हैं 60,000 है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और एक उन्होंने यह स्वीकार किया कि नहीं, भारत की ज्ञान भूमि है क्योंकि यहाँ शास्त्र की परंपरा है और ये यही नहीं है, यहाँ सारा जो है ये फैल रहा है, पूरे ईस्ट एशिया में भी फैल रहा है, दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल रहा है, मिडिल ईस्ट में भी जा रहा है। क्योंकि तब तक क्या था कि आपका 1 2 3 4 अरब से यूरोप में जा चुका था। ये 1 2 ये जो गया कहां से, अरब के रास्ते से गया, तो हमारा नाम छिप गया और अरेबिक नंबर हो गया जो है। हाँ, तो ये जा रहा था। और एक श्रीमद् भगवद गीता, ज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, केवल यही आ रहे थे, भी कोई विशेष शास्त्र नहीं था केवल। हाँ, एक वो जो आर्किटेक्चर और मेडिसिन की जो मैन्युस्क्रिप्ट जा रही थी, लेकिन उनसे वो समझ गया कि नहीं, भारत की एक विज्ञान भूमि है। विज्ञान भूमि का तात्पर्य यह है कि अलग अलग क्षेत्रों की जो है पांडुलिपियां हैं। और फिर यह जमकर के यह एक तरह से ये हो गया कि नहीं, कुछ तो है। हाँ, यह भूमि क्या है, ये ब्राह्मी भूमि है। हाँ, तो ब्राह्मी भूमि से जो कुछ हम लोगों के सामने है वो ब्राह्मी भूमि के परिचय के रूप में है जो है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे उसमें आती रही। लेकिन जेम्स प्रिंसेप के पहले विशेष रूप से अगर हमें स्मरण करना चाहिए तो विलियम जोन्स का करना चाहिए। ये विलियम जोन्स जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन हमें प्रदान किया। वस्तुतः हम पाश्चात्य जगत की चाहे हम व्याख्या की दृष्टि से आलोचना करते हैं, लेकिन मार्ग देने की जो उन्होंने कोशिश की भारतीय ज्ञान परंपरा में, इसका श्रेय वस्तुतः हमें देना चाहिए। अगर आज हम पाश्चात्य जगत के कारण जो है उनके सुझाव को ना मानते तो हमारे पास कुछ न होता। पांडुलिपियां कैसे कैसे नष्ट हुई, कैसे कैसे खत्म हुई, इसके इतने उदाहरण हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि पांडुलिपियां देश में ऐसे भी हो सकती हैं। एक बार लखनऊ में एक व्यक्ति की यहाँ पता चला, हमारे प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी संस्मरण सुना रहे थे कि उसके पास कम से कम 2 से 3 हजार पांडुलिपियां हैं और वो प्रयाग से जाते हैं, लखनऊ जाते हैं कि हम आपके यहाँ जो है पांडुलिपियां हैं उसको लेने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ सरकार की योजना है तो पैसे भी दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति ने कहा नहीं, आपने तो मेरा जो है 200 रुपए का नुकसान कर दिया। तो उन्होंने कहा 200 रुपए का नुकसान कैसे हो गया जो है? तो उनका नहीं, अगर आप 2 दिन पहले आ जाते तो हमको सब गोमती में भेज के उसको प्रवाहित नहीं कर। तो ये अगर ये जेम्स प्रिंसेप पोंस जैसे
चार्ल्स विल्किंस जैसे विद्वान ना होते तो हमारे पास कुछ ना बचता। आज भी नष्ट हो रहा है, जो आज भी नहीं हो रहा है। तो उसमें जोन्स ने ये पूरा किया, और इसलिए किया जोन्स ने कि जो हमारी बौद्ध परंपरा का जो हमारा विकास, जो मैंने कहा कि तिब्बत की ओर जा रहा था, वैसे ही दूसरी शताब्दी में जो हमारी सतशास्त्र का प्रज्ञा पारमिता और अष्टशास्त्र का प्रज्ञा पारमिता जो बौद्ध संप्रदाय को चीन में पहुंच गया। शारदा की जो मैन्युस्क्रिप्ट, शारदा मैन्युस्क्रिप्ट का एक फोलियो उष्णीश विजय धारणी का वो जापान पहुंच चुका था, वो 5वीं शताब्दी की है, वो जा रहे हैं। तो ये सब जा रहा था। तब उन्होंने देखा कि ये चीजें जो है प्रकाश में आनी चाहिए, और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सब इन पर भी देखेंगे। एशियाटिक रिसर्चेस जो शुरू किया जर्नल, उसमें उन्होंने इस बात, इन सब चीजों को 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देना शुरू किया। आप देखिए 1739 से शुरू हो रहा है और हम 1805 यहां तक आ गए, और भारतीय विद्या का कोई ऐसा वैभव नहीं बता पा रहे हैं। ऋग्वेद की छोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट निकल गई, इटली में जाके ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन भी हो गया, क्योंकि भारत में तब तक छापा खाना नहीं था, पुस्तकें भारत में नहीं छपती थी। लेकिन इतना गंभीर यह कार्य जो है, इससे कठिन भारतीय विद्या का कोई क्षेत्र नहीं है कि एक साथ इतनी योग्यता की जरूरत पड़ती हो। और तब जो है वायसराय की विशेष परमिशन से ये विलियम जोन्स ही थे जिन्होंने अपनी निष्ठा पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो भारतीय जो है न्याय व्यवस्था को गति प्रदान करना, और भारतीय न्याय व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए यह उन्होंने निश्चित रूप से, उनको निश्चय हो गया कि जब तक धर्मशास्त्र के क्षेत्र में स्मृतियों का हम अध्ययन नहीं करते, तब तक भारतीय न्याय व्यवस्था को हम सुचारू रूप से नहीं चला सकते। विशेष रूप से जो मठ और मंदिरों की व्यवस्था का प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। तो आपने आदरणीय दुबे जी ने कहा 1784 में जब स्थापना होती है एशियाटिक सोसाइटी की, उस एशियाटिक सोसाइटी का जो प्रमुख जो उद्देश्य बना जो है, और उद्देश्य ये था कि भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित करना, और दूसरा जो उद्देश्य बना टू इंस्टीट्यूट सर्चेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये सबसे बड़ा उनका उद्देश्य बना। कितना, अगर उनका स्कोप देखिए विलियम जोन्स का, विलियम जोन्स के बराबर अगर भारत में भारतीय विद्या के जानने वालों में किसी का नाम अगर हम ले सकते हैं, तो मेरी दृष्टि में केवल एक नाम सामने आता है, दूसरा कोई नाम नहीं आता। वो है राजा राजेंद्र लाल मित्र। राजा राजेंद्र लाल मित्र एशियाटिक सोसाइटी के असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किए, लाइब्रेरियन के रूप में काम शुरू किए, और बाद में फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में भी रहे। तो विलियम जोन्स का जो ये था, ये नहीं था। अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, बंगाली, संस्कृत, मतलब कितनी भाषाएं उस महापुरुष को आती थी। एक तरफ वो है आत्मीय विज्ञान शाकुंतलम का भी संपादन अनुवाद कर रहा है, दूसरी तरफ वो मनुस्मृति का भी कर रहा है, हितोपदेश का भी कर रहा है। ऐसे में जो है ये परंपरा, और ये बात जो है उसने भारतीय पंडितों से सीखी। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का, क्योंकि लगातार इतने होने पर भी एक तरफ 1784 में तो हुआ, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा था। उसमें एक लाहौर स्कूल जो है, इसमें एक महत्वपूर्ण स्कूल के रूप में एक तरह से हमारी जो फर्स्ट दो यूनिवर्सिटी हैं प्राचीनतम हमारी, उसमें से उसके जो केंद्र के रूप में विकसित हुए। तक्षशिला का जो एक तरह से सेकेंड फाउंडेशन है, वो लाहौर स्कूल के रूप में हुआ। नालंदा स्कूल के रूप में आप काशी को ले लो, या तो नवद्वीप क्षेत्र को ले लो, या कलकत्ता को ले लो, या तीनों को ले लो। लेकिन लाहौर जो है एक विशिष्ट ज्ञान के रूप में हुआ। वहाँ के एक पंडित थे जो है, वो पंडित राधा कृष्ण जी। राधा कृष्ण जी ने उस समय वायसराय से निवेदन किया। ये विशेष रूप से लगभग 90 वर्ष के बाद ये काम एशियाटिक सोसाइटी शुरू हो गई। ऐसे एक हर साल एक नहीं 100 ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं।
100 ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की ये चीजें क्यों है, क्योंकि फैसिमिली एडिशन आ रहे हैं, पूर्णता के साथ नहीं आ रहे हैं। भारत का जो सबसे मोस्ट एंशिएंट साइंटिफिक टेक्स्ट है बौधायन स्रोत सूत्र, वो 100 पेज के फोलियो में निकल रहा है, एक आ रहा है, दूसरे को बोल रहे हैं, कोई उसमें कार्य में जब कर रहे हैं तो उसका जुड़ाव नहीं हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने किया तब उसमें एक विशेष डाला कि नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट की जो है सूची बनाने का कार्य किया जाए। ये बहुत बड़ा जो है वो पाश्चात्य जगत का काम। एक आदमी उस फील्ड में आता है, थियोडोर आउफ्रेस्ट ने उसके बाद ये काम शुरू करके उसके लगभग 30 वर्ष बाद 30 वर्ष लगता है उसको भारतीय पांडुलिपियों की सूची बनाने में। इसका वैशिष्ट समझिएगा इस विद्या का। अगर इसके बारे में 15 दिन में भूमिका आप जान गए तो आप समझिए कि आप भारतीय विद्या के किसी अनुशासन पर काम कर सकते हैं। उस आदमी ने केवल 60,000 पांडुलिपियों की एक सूची बनाई। वह सूची जो है वह भारत को पूरे विश्व में प्रकाशित करने का एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। वह था कैटालोगस कैटालोगोरुम। 2 वॉल्यूम में ये निकला और उससे पूरे विश्व में जो है तहलका मच गया। उसका फल यह हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर के बारे में जानने लगे, लोग अपनी अपनी लाइब्रेरी को टटोलने लगे। आज चर्चा हो रही थी, लोग सारे लोग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय अथाह ज्ञान का भंडार है। कोई कहने वाले कोई ये नहीं बता सकता कि 10 मैन्युस्क्रिप्ट बता दो जिसके प्रकाशित करने से भारत प्रकाशित हो जाए। किसी ने नहीं देखा है। केवल एक विद्वान काशी में ऐसे रहे जिन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की एक पांडुलिपियों का अवलोकन ही नहीं किया, सैकड़ों को संपादित किया, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। वे थे ऐसे पंडित गोपीनाथ कविराज। तो जब ये चीजें होने लगी, कैटालोगस कैटालोगोरुम आता है थियोडोर आउफ्रेस्ट के बाद, तो तुरंत जो है 4 स्कूल 4 स्टेट भारत के ये जानना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट काम सुन रहे हैं आप, तो भारत के 4 ऐसे केंद्र जो हैं सामने आए जिन्होंने भारत को खोलना शुरू किया, भारतीय विद्या को। उसमें एक था मैसूर स्कूल, दूसरा था त्रिवेंद्रम स्कूल, तीसरा था बड़ौदा स्कूल और 5वां स्वयं जो कार्य कर रहा था वह था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा, और जिसके ब्रांच के रूप में बाद में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और इसके तुरंत बाद ही, इसके लगभग तुरंत बाद ही, क्योंकि अब राजा राजेंद्र लाल मित्र, उनके उत्तराधिकारी महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री और उसके बाद पंडित कुंज बिहारी न्यायभूषण, ये सब लोग एक तरफ पूरे बंगाल को खंगाल रहे थे, एक गांव को खंगाल रहे थे। मैन्युस्क्रिप्ट मिशन क्या होता है उसकी फाउंडेशन जानना है तो आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजा राजेंद्र लाल मित्र पढ़ना चाहिए, आपको हरप्रसाद शास्त्री को पढ़ना चाहिए, आपको कुंज बिहारी न्यायभूषण का पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आदमी उस समय में जब कोई साधन नहीं था तो नोटिसेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में 7 वॉल्यूम्स दे देता है, उसका प्रकाशन होता है एशियाटिक सोसाइटी। 18 शुरू के 18 वॉल्यूम जो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के कैटलॉग आते हैं, उसकी केवल भूमिका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए तो भारतीय विद्या का आपको पता चल सकता है। सारे विद्वानों में एक उद्वेग होता है, अरे हमें भी कुछ खोजना चाहिए, और तब समाजशास्त्री 1907 में खोज लेते हैं और उस समय आ जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र का मिलना भारतीय विद्या के क्षेत्र में, पांडुलिपि के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना थी कि लोगों को पता चल गया कि अगर भारत जो है एक अनुशासन में, एक सोशल जस्टिस में, एक जो है एग्रीकल्चरल साइंसेस में, लॉ में, सब में एकदम क्रमबद्ध विकास की सीढ़ी के साथ आगे बढ़ा है। और 1909 में इसका प्रकाशन होता है। तुरंत बाद जो है टी गणपति शास्त्री को जो है 3 कमेंट्रीज मिल जाती है इसकी त्रिवेंद्रम। अब देखिए एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में, राजकीय ग्रंथालय में, तो दूसरी ट्रेवेंकोर स्टेट में मिल जाती है। इनका मिलना जो है केवल इस ग्रंथ के मिलने से वहां के जो राजा थे उन लोगों ने कहा नहीं, सब छोड़ करके इस कार्य को करना चाहिए। तो एक परंपरा चल जाती है इन ग्रंथों के प्रकाशन के आधार पर चल जाती है, क्योंकि जो कलकत्ता में जो काम हो रहा था वो वेद को लेकर के ज्यादा हो रहा था।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हो रहा था, क्योंकि हो रहा अब अभी तक यहाँ शास्त्री का प्राज्ञा पारमिता कच्चायन व्याकरण जो है, ललित विस्तर जैसे आता है तो जैसे प्रकाशित करते हैं हमारे राजेंद्र लाल मित्रा जी, तो उसके बाद पता चल जाता है अरे एक स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ ये तो अकेले 64 स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। जैसे वो उसके बाद आचारांग समवायांग देखते हैं कि नहीं 18 और 12 के चक्कर में क्यों पड़े हो, यहाँ पे 64 स्क्रिप्ट का है। मतलब भारत के ज्ञान का स्वरूप किस तरह से हो सकता है इसको देखना शुरू किया, लोकल हिस्ट्री को देखना शुरू किया। जब उनको चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो मिल जाता है तो उसको देखते हैं। एक फल हुआ, ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, हमारी ये 100 वर्ष लग जाते हैं, आज हम सब जान रहे हैं। आप लोग धन्य हो कि आज पूरे इनॉग्रल सेशन में आपको वो सारी बातें मिल गई जो हमको शायद 15 वर्ष साथ में नहीं सुनने को मिलती थी, जो है अलग अलग विश्वविद्यालयों में की। इसमें सबसे विलियम जोन्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो एक वो ग्लीनिंग इन साइंसेस नाम से एक रिसर्च जर्नल लिखा, उसकी वॉल्यूम्स मैंने बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। ये जर्नल ऑफ रॉयल एसेट सोसाइटी जो उन्होंने 1932 में शुरू किया था, उसके बाद से अब जो है अब हमें अभी तक हमारा नाट्य शास्त्र नहीं सामने आया, बाद में बड़ौदा को लगा तो नाट्य शास्त्र सामने आ गया। अब भारत की जो दृष्टि हुई एक एक उसमें आगे गई। गणपति शास्त्री ने और खोजा, अगर ये अर्थशास्त्र न होता तो उनकी खोज आगे न बढ़ती। उन्होंने तुरंत जो है जब अपना पूरा केरला और कलेक्शन महाराजा के छांटा तो उसी में 13 नाटकों का भास्कर नाटक चक्र मिल गया उनको, और उन्होंने उसका नाम ही दिया त्रयोदश त्रिवेंद्रम नाटकानि शीर्षक से प्रकाशित किया। भास्कर तो बाद में किया। ये सब जो गाथा जो इस रूप में हमें आगे हमारे बढ़ती रही, उसने जो है भारतीय विद्या के अलग अलग क्षेत्र जो है उसने निश्चित किए, और अब अलग अलग सेंटर में भारतीय विद्या अलग अलग उसमें बढ़ती गई। पहली बार जब इसका आकलन हुआ था, भारत में कितनी पांडुलिपियां हैं, क्योंकि वायसराय को कुछ लोग गिफ्ट दे देते थे, सोचते थे चलो हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं, इसको ठीक से रखेंगे। यह बात आज तक सही है कि यूरोपियन या अमेरिकन मैन्युस्क्रिप्ट को जितने अच्छे ढंग से रखते हैं, जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, वो हमारे भारत के किसी सेंटर में उस तरह से नहीं रखी जाती है आज भी। सभी उपलब्धता के बावजूद तो बड़े उसके साथ उन्होंने उसको सहेज के रखा, सब रखा। तो ये जो निधि है, ये इसका जो क्षेत्र है इतना व्यापक क्षेत्र है, ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई अनुशासन नहीं है जिसमें जो है आप जो है आपके लिए सामग्री न मिल जाए। मैं तो अपने को लगता है कि मैं कितना अल्पज्ञ हूँ कि मेरा एक ही सौभाग्य है। मैं प्रारंभ में कल एक किसी की कविता का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था जो दूसरी भाषा से हिंदी में प्रभाकर माछुवे ने कभी अनुदित किया था, और उन्होंने लिखा कि मैं जो हूँ उस पर मुझे गर्व है, जो कुछ मैंने जीवन में किया उस पर मुझे गर्व है। तो मेरा गर्व यह है कि सारे जीवन जिन्होंने केवल पांडुलिपि के अध्ययन में, संपादन में व्यतीत किया, ऐसे महापुरुषों के चरण, उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रोफेसर C.G. काशीकर, ये इनको तो नहीं देखा, राजेंद्र लाल मित्रा, महामहोदय हरप्रसाद शास्त्री या G. ब्यूलर या हुए कि R.G. भंडारकर, इवन D.D. कौशाम्बी या ये, लेकिन काशीकर जी को देखा कि 94 वर्ष की अवस्था तक ग्रंथों को संपादित करते देते चले गए। अगर ना देते तो आज हमारे पास ऋग्वेद संहिता अपनी ना होती, हमारे पास काण संहिता ना होती, हमारे पास भारद्वाज स्रोत सूत्र ना होता। एक हमारे पूज्य गुरुवर थे प्रोफेसर T.N. धर्माधिकारी जी, जीवन भर ये बता करके गए कि देखो पांडुलिपि देख रहे हो, पलट रहे हो, तो बड़े जो यत्नेन परिपालयन्ति लिखते हैं, तो वो उसको बताते थे कि मुझे क्या हुआ कि लगभग 217 पांडुलिपि नासिक से पंडित जनोरकर जी के यहाँ से मिली, और उस बंडल में मैंने एक बंडल को खोला तो एक बंडल में उसमें लिखा था
कि ये जो मैत्रायणी संहिता की प्रतिलिपि है, इसके प्रथम 2 अध्याय जो है वो तो इसमें हैं। तीसरा और चौथा अध्याय वो लाहौर के पंडित भगवत दत्त को लेंट किया गया। जब उसको वो लौटा देंगे, नहीं प्रथम 2 अध्याय दीजिए उनको दिया, 3-4 यहाँ पर है, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं देते थे। लाहौर से वो नासिक लेने गए, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली, नहीं पहला दूसरा अध्याय ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, इसको लेके आइएगा तो गला देंगे। तो उन्होंने कहा जब उसको वो लौटा देंगे तो तीसरा और चौथा दिया जाएगा। तो अब उसमें प्रथम 2 तो थे, तीसरा चौथा नहीं था। और ये बात स्वतंत्रता के पहले की है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। अब स्वतंत्र हुआ तो लाहौर से सब आ गए, तो तब भगवत दत्त जी भी नहीं रहे। और बाद में बड़े प्रयत्न से उनके पुत्र से संपर्क हुआ और वो 2 अध्याय मिल गए। दैट इज द ओनली मैन्युस्क्रिप्ट विद पद पाठ जो वैदिक संशोधन पूना के लॉ में स्पेशल लॉ की में रखी हुई है। तो यह विज्ञान जो है, यह जो परंपरा है, यह जो अनुशासन है, वह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये जीवन में अगर कुछ भी कभी मिल गया, अगर इसका बीज पड़ा रहा आपके अंदर, तो इसमें ठीक है उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन जो यहाँ जानने को मिलेगा वो कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। आप धन्य हैं, मैं भी धन्य हूँ कि मुझे इस परंपरा में 1994 से जो मेरे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर सातकड़ी मुखोपाध्याय जी ने प्रवृत्त किया था, जो भारत के अंतिम अकेले ऐसे विद्वान थे जो भारत की सारी लिपियों को पढ़ लेते थे, लिख लेते थे, दक्षिण पूर्व एशिया की सारी लिपियों को पढ़ लेते थे और उससे सुंदर अरेबिक और पर्शियन लिखते थे, और जिनके संग्रह में भारत का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था ओरिजिनल, जो 7000 ओरिजिनल ग्रंथ की जो लाइब्रेरी थी वो अद्भुत थी। तो उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में इस विद्या को मैंने प्राप्त किया और काशी में मुझे उसका एक और स्वरूप देखने को मिला। कि अगर किसी ग्रंथ में आप प्रवृत्त होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उस पर कार्य करना चाहते हैं, तो आप ग्रंथ को नहीं, ग्रंथ की जो निधि उसके प्रणेता हैं उसके आप अंतःकरण में प्रवेश करो, उसके साक्षात उसके चित्त में प्रवेश करो। ऐसा स्वरूप हमने देखा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सनातन कवि महामहोपाध्याय रीवा प्रसाद द्विवेदी जी सारा जीवन कालिदास के साहित्य के अनुसंधान में, संपादन में व्यतीत किया। आप सोचो कि 2002 में 2002 की बात कर रहा हूं, कितने लगभग उनकी आयु उस समय जो है 70 वर्ष रही होगी। 70 वर्ष की आयु में वो ब्राह्मी इसलिए सीखते हैं कि कालिदास का जो ग्रंथ है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया होगा, क्योंकि तब दूसरी लिपि तो थी ही नहीं। और उन्होंने संपूर्ण कालिदास ब्राह्मी में लिख करके कालिदास के अंदर प्रवेश करने का वह प्रयत्न किया कि जिससे कि हम एक रीडिंग को कह सके कि कालिदास ने यही लिखा होगा, दूसरा कोई नहीं। तो उस परंपरा को, उस चैतन्य को प्राप्त करने के लिए उस रूप में पहुंचना पड़ता है। अद्भुत शास्त्र परंपरा है ये सौभाग्य है प्रियंका जी आपका कि आपने ऐसे विषय को चुना। इसके लिए आपके साथ जो है उत्तम द्विवेदी जी, ज्ञानेंद्र जी, सब लोगों ने जिस तपस्या के साथ जो है इतने विद्यार्थियों की रुचि पैदा की, ये कितने आनंद से बैठे हुए हैं। ये होता नहीं है क्योंकि पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बाद। तो उसकी चिंता नहीं है, सर्वम विहाय, केवल ज्ञान चाहिए। तो मैंने शायद समय ज्यादा ले लिया, आप सब लोग क्षमा करेंगे। आपके साथ कुछ आगे आपने जो 40 वर्षों का जो इस विद्या के से जो आपने साक्षात्कार किया है, जो ग्रहण किया है, पूरी परंपरा को जो आपने के साथ जो आपने साक्षात्कार किया है, उसको अपने इस अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रस्तुत कर दिया है। और सचमुच हम सब बड़भागी हैं कि जो 10 वर्कशॉप पे नहीं प्राप्त कर सकते, उस एक उद्घाटन सत्र के माध्यम से हम सब तक संक्रांत हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सारे संस्थान जो है
स्वयं में ही वो आ गए कि किस सनातन कवि गुरु जी की आप चर्चा कर रहे थे, तो वो प्रथम वर्ष आप आचार्य RC शर्मा जी के निर्देशन में ज्ञान प्रवाह में आयोजित किया था, और मैं भी उसका प्रतिभागी था। गुरु जी कितनी तल्लीनता से एक एक अक्षर को पढ़ते थे, लिखते थे, और प्रथम दिन के बाद ही उसमें के थपलियाल जी विश्व प्रसन्न के रूप में उपस्थित थे। दूसरे दिन ही वो अपना पूरा नाम लिख करके ब्राह्मी में और वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। वो संस्करण क्या था, और यही मुझे लगता है कि वो बीज ही ऐसे जो आज इसे कार्यशाला के रूप में प्रतिफलित हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, आप लोग भी बड़ी देर से और धैर्य से इस सत्र के सारे वक्ताओं को आप लोगों ने सुना है, गुना है। अब अवसर उपस्थित है औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन का, तो मैं निवेदन करूंगा इस कार्यशाला की कन्वीनर डॉक्टर रेखा सिंह जी को। धन्यवाद सर। वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर BS शुक्ला जी के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस कार्यशाला के कुशल उद्घाटन में सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यशाला से संबंधित विषय विशेषज्ञ के संबंध में सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और सर को भी आगे के सेशंस में भी सुनने का सुअवसर हम सबको मिलेगा। इसी क्रम में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राजा राम शुक्ल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सर बहुत ही व्यस्त थे, लेकिन एक निवेदन पे उन्होंने स्वीकार किया यहाँ आना, इस वर्कशॉप से जुड़े, और उनको सुनने का अवसर मिला। उनके प्रति भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यशाला के कीनोट स्पीकर परम श्रद्धेय प्रोफेसर सीताराम दुबे सर के प्रति भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। जब भी निवेदन किया है, सर ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है, और आज भी इस कार्यशाला में उपस्थित होकर इस कार्यशाला को एक गरिमा प्रदान की है। हम सर को प्रणाम करते हैं और हृदय से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यशाला की जो पूरी संकल्पना है वो मैडम प्रोफेसर सुमन जैन जी का है। उन्होंने ही इसको पूरा तैयार किया था और पूरी ऊर्जा के साथ मैडम लगी हुई थी। आज उनका कोई व्यस्त कार्यक्रम था, वो उसमें चली गई। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही मैं भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही आत्मीय भाव से सर ने मुझे भारत अध्ययन केंद्र से जोड़ने का अवसर दिया, और इस कार्यशाला का नेतृत्व भी सर के ही आशीर्वाद से शुरू हुआ है और चल रहा है। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और आज का संचालन कर रहे डॉक्टर ज्ञानेंद्र राय जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा सभागार में उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए हमारे सम्मानित शिक्षक प्रतिभागीगण, जिसमें हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर भी शामिल हैं, कुछ PhD स्कॉलर हैं, कुछ देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी PhD स्कॉलर हैं, कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एपिग्राफी के छात्र भी हैं। हम आप सभी का इस कार्यशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देते हैं। मीडिया से आए हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। एक के मन में जी हुई थी आपकी संख्या देख करके, तो उस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम सबने जब इस कार्यशाला का प्रारूप तैयार किया था तो प्रथम तो हम लोग 40 प्रतिभागी ही चुने थे, लेकिन इतने कम समय में आप लोगों की जो जिज्ञासा थी तो हम लोगों ने उसको 10 बढ़ाकर 50 कर दिया, और रजिस्ट्रेशन समय से पहले ही फुल हो चुका था। और ये जो संख्या दिख रही है सब में, ये प्रतीक्षारत प्रतिभागियों की है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि
इस बार तो नहीं, जो छूट गए हैं मैं द्वितीय चरण में आप सबका सम्मान करूंगा। और आज के सत्र के लिए तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। अभी आज के लिए तो सबसे अनुमति मिल गई थी तो मैंने वो कर लिया था सर, लेकिन इतनी बड़ी कार्यशाला है सर, आप जैसा बताया कि 25